नमस्ते बच्चों। सामान्य विज्ञान 7वीं कक्षा के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस सत्र का पहला वीडियो मैं आपको विज्ञान का दे रहा हूं, जिसमें मैंने पाठ के प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझाया है। आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए, प्रश्न के उत्तर को देखकर लिखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ 1। बच्चों, पाठ का नाम है हमारा सजीव सृष्टि, अनुकूलन व वर्गीकरण। इसका पहला प्रश्न जोड़ियां मिलाना है। बताओ कि मैं किसके साथ अपनी जोड़ी बनाऊं। यहाँ पर कमल है, घृत कुमारिका है, अमरबेल है, घटपर्णी है। अब यहाँ पे ब समूह में है फूल व पत्तियाँ कीटकों को आकर्षित करते हैं, अन्न ग्रहण के लिए अवशोषक जड़ें होती है, रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है, और ई है पानी में रहने के लिए अनुकूलित। तो बच्चों, हम उत्तर या तो आपको बीच में उत्तर कॉलम करके लिखना है। यहाँ जगह ना होने की वजह से मैंने नीचे उत्तर लिख के दिया है। आइए देखिए, कमल का उत्तर क्या आएगा बच्चों? पानी में रहने के लिए अनुकूलित। दूसरा बच्चों है घृत कुमारिका, रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित। तीसरा है बच्चों अमरबेल, अन्न ग्रहण के लिए अवशोषक जड़ें होती है। चौथा है बच्चों घटपर्णी, फूल व पत्तियां कीटकों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार इनका उत्तर हम लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न बच्चों क्या है? परिच्छेद को पढ़ना है और इस प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। परिच्छेद क्या है बच्चों? देखिए, मैं पेंगुइन, यहाँ मैं मतलब कौन है? पेंगुइन एक पक्षी है। कहाँ रहता है? बर्फीले प्रदेश में रहता है। मेरे शरीर के पेट की ओर का भाग सफ़ेद है। मेरी त्वचा मोटी है और त्वचा के निचली ओर चर्बी की परत है। मेरा शरीर शुंडाकार है। मेरे पंख छोटे आकार के हैं। मेरी उंगलियां पतली त्वचा से जुड़ी हुई है। हम हमेशा झुंड में रहते हैं। तो बच्चों, हमको जो उत्तर देना है, ये जो पैसेज दिया गया है, इसके आधार पर ही हमको उत्तर देना है। तो प्रश्न क्या है बच्चों? मेरी त्वचा मोटी सफ़ेद रंग की और उसके नीचे चर्बी का आवरण है। किन कारणों से होता है? इसका कारण क्या है? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मेरी त्वचा मतलब मैं कौन? पेंगुइन पक्षी बोल रहा है। पेंगुइन पक्षी की त्वचा मोटी क्यों है? चर्बी का आवरण क्यों है? इसका जवाब हमको लिखना है। तो आइए जवाब क्या लिखेंगे? देखिए, पेंगुइन ठंडे प्रदेश में रहता है जहाँ अत्यधिक बर्फ होती है। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा मोटी और उसके नीचे वसा का आवरण होता है। सफ़ेद रंग के कारण यह बर्फ में छुप जाती है, मिल जाता है और तुरंत दिखाई नहीं देता, जिससे शत्रुओं से उनकी रक्षा होती है। इस प्रकार बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। आप सभी को समझ में आया? आइए इसी का हम दूसरा प्रश्न क्या है उसको भी देखते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों? हम हमेशा झुंड में एक दूसरे से चिपक कर क्यों रहते हैं? हम मतलब कौन? यहाँ पेंगुइन पक्षी की बात हो रही है। पेंगुइन पक्षी हमेशा एक झुंड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं और एक दूसरे से चिपक कर क्यों रहते हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए, यहाँ पर पेंगुइन पक्षी की बात करें। पेंगुइन पक्षी झुंड में रहने के कारण भक्षकों से संरक्षण मिलता है। मतलब भक्षक है जो उनको खाने वाले प्राणी है, उनसे उनकी सुरक्षा होती है। एकता में बल होता है, तो एक साथ रहने से उनको सुरक्षा मिलती है और उनके शिशुओं की रक्षा होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनकी रक्षा होती है और एक दूसरे से चिपक कर रहने से ठंडी तूफान, जो भी ठंडी तूफान में गर्माहट मिलती है, जिनसे उनके शरीर की रक्षा होती है। बच्चों, इसलिए जो पेंगुइन पक्षी है एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों?
ध्रुवीय प्रदेशों में स्थायी रूप से रहने के लिए तुम में कौन सा अनुकूलन होना चाहिए और क्यों? यहाँ पर भी ये प्रश्न किसके बारे में पूछा जा रहा है? पेंगुइन पक्षी के बारे में पूछा रहा है कि पेंगुइन ध्रुव प्रदेशों में पाया जाता है, तो वहाँ पर स्थायी रूप से रहना है, तो वहाँ पर वातावरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमको उत्तर लिखना है। तो बच्चों, ध्रुवीय प्रदेशों में स्थायी रूप से रहने के लिए हमें शीतल स्थानों पर रहने और जीवित रहने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। हमारी त्वचा मोटी, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत और पूरे शरीर पर घने बाल होने चाहिए, तभी हम ध्रुवीय प्रदेशों में रह सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, मैं कौन से भौगोलिक प्रदेश में रहता हूँ और क्यों? तो यहाँ पर मैं मतलब पेंगुइन पक्षी कौन से ध्रुवीय प्रदेश में रहता है? पेंगुइन पक्षी ध्रुवीय प्रदेश में रहता हूँ। मेरा निवास मुख्य रूप से अंटार्कटिक महाद्वीप में है। मतलब कहाँ रहता है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। तो बच्चों, अब अगला प्रश्न हमको देखना है, प्रश्न नंबर 3। कौन झूठ बोल रहा है? मतलब सही है या गलत, सत्य है या असत्य? तिलचट्टा क्या बोल रहा है कि मेरे 5 पैर है। बच्चों, तिलचट्टा मतलब कॉकरोच, आपने कॉकरोच देखा है। तिलचट्टा यहाँ झूठ बोल रहा है। तिलचट्टे को 5 पैर होते हैं क्या? नहीं, तिलचट्टे को 6 पैर होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मुर्गी, मेरी उंगलियां त्वचा से परस्पर जुड़ी होती है। असत्य कथन है ये भी। मुर्गी झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही है? मुर्गी की उंगलियां एक दूसरे से अलग होती है। जुड़ी हुई होती है क्या बच्चों? नहीं, अलग होती है। तीसरा प्रश्न बच्चों देखिए, नागफनी, मेरा मांसल हरा भाग पत्ती है। नागफनी का जो हरा भाग पत्ती है, मांसल जो भरा हुआ होता है, नागफनी आपने देखा है, कांटेदार मोटे पत्तियों वाले पौधे होते हैं, रेगिस्तानी भागों में पाए जाते हैं। तो झूठ बोल रही है। क्यों? नागफनी का मांसल भाग पत्ती नहीं होता बच्चों, वो तना कहते हैं उसको। नागफनी झूठ बोल रही है। नागफनी का मांसल भाग उसका तना है। अगला प्रश्न बच्चों क्या है? नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर उनके आधार पर अनुकूलन संबंधी परिच्छेद लिखिए। रेगिस्तान में अत्यधिक गर्मी है। बच्चों, रेगिस्तान में अत्यधिक गर्मी है, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। गर्मी से बचाने के लिए सजीवों की शारीरिक रचना में उनके अनुसार अनुकूलन होता है। यहाँ ऊँट जैसे प्राणी रहते हैं, सांप रहते हैं, चूहे रहते हैं, मकड़ियाँ रहती है। ये जो सांप है, चूहे हैं, मकड़ियाँ हैं, पर्याप्त गहराई तक बिल बनाकर रहते हैं, जिससे गर्मी की तपन से सुरक्षा मिलती है। यहाँ पर नागफनी जैसे वनस्पतियाँ उगती है, बढ़ती है, क्योंकि ये उष्ण क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलन कर चुकी है, मतलब गर्मी वाले प्रदेशों में रहने के अनुकूल है। तो आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। घास वाला प्रदेश हरा भरा होता है। घास वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के कारण यहाँ अधिक संख्या में छोटी झाड़ियाँ तथा घासें पाई जाती है। घासों की तंतुमय जड़ों द्वारा जमीन का क्षरण नहीं होता। सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलने के कारण विषुववृत्तीय प्रदेशों में ऊंची घासें उगती है। घासों के कारण ही यहाँ का प्रदेश हरा भरा होता है। अगला प्रश्न बच्चों, कीटक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। उत्तर देखिए बच्चे, कीटक अधिक संख्या में क्यों पाए जाते हैं? कीटक वर्ग के प्राणियों द्वारा
ऐसा अनुकूलन किया गया है कि ये किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सके। कुछ कीटक हवा में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके शरीर का अनुकूलन वैसा ही होता है। शरीर हल्का होता है, पंखों की 2 जोड़ियाँ इनमें सहायता करती है। इसी प्रकार पानी पर तथा पानी के अंदर रहने वाले कीटक भी अनुकूलित होते हैं और ये परिसर के रंग जैसा ही अपना रंग बदल लेते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है, इसलिए कीटक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कीटक पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलते हैं और इनकी प्रजनन क्षमता अधिक होती है, इसलिए कीटक अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हम छिपकर रहते हैं। छिपकर बैठने वाले हम दुर्बल प्राणी, दुर्बल मतलब कमजोर मांसाहारी प्राणी हमें अपना भक्ष्य बनाने की ताक में रहते हैं। उनसे अपना संरक्षण करने के लिए हम प्रायः छिप कर रहते हैं। हमारी त्वचा का रंग परिसर के रंग से मिलता जुलता होता है, जिससे शत्रुओं से हम सुरक्षित रहते हैं और अपना भक्ष्य आसानी से प्राप्त करते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न, हमारे कान लंबे होते हैं। हमारे कान लंबे क्यों होते हैं? हम वनस्पतियों पर जीवन निर्वाह करने वाले शाकाहारी प्राणी हैं। मांसाहारी प्राणी कभी भी हमें अपना भक्ष्य बनाने की ताक में रहते हैं, इसलिए हम आसपास की होने वाली आवाज़ के प्रति सदैव सचेत रहते हैं। हमारे लंबे कान जो आसानी से हिलते भी हैं और इससे हमारी सहायता भी करते हैं। इस तरह से बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 पूरा हुआ। आइए प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नों के उत्तर लिखना है अपने शब्दों में। तो बच्चों प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न क्या है देखिए, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? बच्चों पहला पॉइंट क्या है, ऊंट की चमड़ी मोटी होती है, पैर लंबे होते हैं, गद्दीदार तथा चौड़े तलवे इत्यादि ऊंट द्वारा किए गए अनुकूलन है। नाक को ढकने के लिए चमड़े का ढक्कन गर्मी से बचाता है। पलकें लंबी होती है और पीठ के कुबड़ में पर्याप्त वसा का संचय होने के कारण यह पर्याप्त समय तक पानी बिना रह सकता है। मरुस्थल में आसानी से संचरण करने के कारण इसे मरुस्थल का जहाज कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए बच्चों, नागफनी, बबूल और अन्य मरुस्थलीय वनस्पतियां पानी की कमी वाले प्रदेशों में भी सामान्य रूप से क्यों जीवित रह सकती है? इसका उत्तर देखिए बच्चों, नागफनी, बबूल तथा अन्य वनस्पतियां कम पानी वाले प्रदेशों में रहने के अनुकूल है। इनमें पत्तियों का न होना या पत्तियों का पतला होना सहायक होता है। पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो गई है, जिससे पानी का क्षय नहीं होता। इनके मांसल तथा मोटे तने भोजन तथा पानी का संचय करते हैं। चौथा पॉइंट, इस पर मोम जैसे पदार्थ की मोटी परत होती है। तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। जड़ें पानी प्राप्त करने के लिए जमीन में पर्याप्त गहराई तक जाती है। इस तरह से बच्चों अब तीसरा प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे, सजीवों का अनुकूलन और उनके आसपास की परिस्थितियों का परस्पर क्या संबंध है? तो बच्चों उत्तर देखिए, अधिवास और भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार विशिष्ट परिसर में जीवित रहने की क्षमता प्राप्त करने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इसके लिए सजीव अपने शरीर के अवयवों तथा शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन करते हैं।
इन परिवर्तनों के कारण सजीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं, शत्रुओं से अपना संरक्षण करते हैं। जैसा आसपास का परिसर होता है उसी अनुसार अपेक्षित अनुकूलन होता है। बच्चों, अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर का अंतिम प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। सजीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? यहाँ पर हमको बताना है सजीवों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। बच्चों उत्तर देखिए। अलग अलग गुणधर्मों की कसौटियों को आधार मानकर वनस्पतियों तथा प्राणियों का समुचित वर्गीकरण किया जाता है। इसके लिए उनकी शारीरिक रचना का गहन अध्ययन किया जाता है। सजीवों के गुणधर्मों के मुख्य और मूलभूत साम्य तथा अंतर के आधार पर उनके विशिष्ट समूह बनाए जाते हैं। सजीवों की समानता और असमानता को ध्यान में रखकर वर्गीकरण की एक तालिका तैयार करते हैं, जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने पाठ पहला का प्रश्न उत्तर, स्वाध्याय के प्रश्नोत्तरों को हमने आपको अच्छी तरह समझाया है। आप उसे देखकर लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।